एआई एथिक्स और गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो प्रोग्रामिंग सीखते हैं, डेटा साइंस सीखते हैं, मशीन लर्निंग सीखते हैं, प्रोबेबिलिटी सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ एआई सीखते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में जब वो एआई बन जाता है तो फिर उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे करना है, डेटा प्राइवेसी क्या होती है, डेटा प्राइवेसी के लॉस क्या होते हैं, कंप्लायंस क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होती है, ये पूरी पाइपलाइनिंग जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो एक कंप्लायंस की लेयर आती है उसके बारे में लोग जानते ही नहीं, उसके बारे में लोग सोचते नहीं। तो आज का जो मास्टर क्लास है वो होने जा रही है एआई एथिक्स और गवर्नेंस के ऊपर कि आखिर कैसे जो है वो आपके जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो सॉल्यूशंस है उसको पूरी तरीके से एआई कंप्लायंट बनाए, एआई एथिकल कंप्लायंट बनाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आपने देखा है कि पहले जो लोग हैं वो सॉल्यूशन तो डेवलप कर देते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में जब वो पास ऑन होना होता है तो फिर वो गवर्नेंस के इशू में आ जाता है। वो कभी कभी जो है वो एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा होता है राइट्स को, डेटा सेल हो रहा होता है, डेटा की ब्रीच होती है, ये सारा कुछ क्या हो रहा होता है पूरी मास्टर क्लास सीखेंगे। हर एक डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट और जो भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में उसको जरूरी है डेटा एथिक्स और एआई एथिक्स के ऊपर बात करना। ये मास्टर क्लास 1 से 2 घंटे की होने जा रही है, सब कुछ कवर कर लेंगे इस मास्टर क्लास में कि क्या क्या कैसे कैसे कहाँ पे होता है, सब तो बात करने जा रहे हैं। अब एक तरीके से आज हम बात करेंगे करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है एआई एथिक्स और गवर्नेंस। एआई एथिक्स प्लस गवर्नेंस, ये दो टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअलिटी में होता क्या है, जितने भी बूट कैंप्स होते हैं या फिर वर्कशॉप्स होती हैं या फिर गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, सारे लोग जो है वो ये बात करते हैं कि यार एआई बनाना सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो, पाइथन सीखो। वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत सही है, सब कुछ करना ही चाहिए। लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा हो तो फिर जो कंप्लायंस होते हैं, हिपा कंप्लायंस क्या होते हैं, प्राइवेसी क्या होती है, एथिकल एस्पेक्ट्स डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट ईयू के फ्रेमवर्क्स क्या है कि जिसको आपको नोशन में लेना चाहिए कि जब भी आप कोई मॉनिटरिंग या फिर कोई भी आप जो प्रोडक्ट है वो तैयार कर रहे हो। एआई स्पेशलिस्ट की बहुत डिमांड आने वाली है, एआई एथिक्स की भी जो है वो बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है, क्योंकि जितने सॉल्यूशंस बनेंगे उसमें कंप्लायंट की लेयर भी आएगी। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार वीडियो होना चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत मजा आएगा, ये मेरा वादा है। बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं इंट्रोडक्शन पे बात करूंगा, एआई एथिक्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर कैसे बात शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एआई एथिक्स होता क्या है, व्हाट एआई एथिक्स होता क्या है। सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगा। तो एआई एथिक्स जो है वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं प्लस वैल्यूज होती हैं। मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज होती है कि जो हमें गाइड करती है एआई डिजाइन करने के लिए, एआई डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और यूज करने के लिए। एआई एथिक्स जो है वो हमारी प्रिंसिपलिटीज है या फिर वो हमारे रूल्स है, मेथड्स है, आइडियोलॉजीज हैं कि जो हमारे अंदर वैल्यू ऐड करती है, वैल्यू हमको प्रोवाइड करती है क्या कैसे करना है, ताकि एआई जब आप बना रहे हो, एआई आप डिजाइन कर रहे हो, एआई जब आप यूज कर रहे हो, तो ये सारे का जो फ्रेमवर्क है उसे हम एआई एथिक्स कहते हैं। कि एआई एथिक्स सीखने के लिए आपको उसको इस्तेमाल करना, डिजाइन करना और डेवलप करना, वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पर वैल्यू एडिशन में आता है। तो वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर पता चलता है। तो ये जो प्रिंसिपल, ये डिसिप्लिन है, इसको एआई एथिक्स कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो ये सिर्फ टेक्निकल नहीं होता। लोग समझते हैं सिर्फ टेक्निकल है, नहीं, ये सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, बल्कि ये सोशल इशू भी है, लीगल इशू भी है और कल्चरल इशू भी है। मतलब लोग समझते हैं ना कि अगर जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं या सॉल्यूशंस है, आईटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर तक ही महदूद है, वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं होता है। जो भी एआई एथिकल एस्पेक्ट्स है या फिर सॉल्यूशंस या जो भी चीज यूज केस में आ रही है उसकी एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सोशल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट और कल्चरल एस्पेक्ट पे जो है वो बात करें। लेकिन इसमें नॉर्मली लोग बात नहीं करते। तो ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट बात है। आगे बहुत सारी हम लोग केस स्टडीज लेके इस पे स्टडी करेंगे, लेकिन मैं भी आपको सिर्फ 1-2-3 चीजें बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि ये मैटर क्यों करता है, ये मैटर क्यों करता है, इसकी क्या वजह है कि ये मैटर क्यों करता है, तो होता क्या है, जो एआई के डिसीजंस होते हैं, जो एआई के डिसीजंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं मिलियंस को। अब आप खुद देखिए कि चैट जीपीटी से आप कुछ पूछते हो, वो जो आपको बताता है तो आप उस पर फॉलो करते हो, आप उसकी बात मानते हो, आप समझते हो कि ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है और जो भी ये कह रहा है वो सही कह रहा है, तो फिर आप उसकी बात समझते हो। तो अगर एआई का कोई भी डिसीजन गलत होता है तो वो आपकी ही नहीं, जितने भी लोग एआई यूज कर रहे हैं उन सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है। आप समझ पा रहे हो? तो ये मिलियंस की लाइफ को अफेक्ट करता है, सिर्फ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन को ही नहीं, बहुत सारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। वो डिसीजंस कहां कहां हो सकते हैं? वो डिसीजन हेल्थ केयर में हो सकता है, वो डिसीजन फाइनेंस में हो सकता है, वो डिसीजन हायरिंग में हो सकता है
और वो डिसीजन पॉलिटिक्स में भी हो सकता है। आपने एग्जांपल देखा होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का, कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीता था, तो फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका का इस बार नहीं, सबसे पहली बार तो कितना कुछ हुआ था, मेटा ने बेचा था, डेटा ब्रीच किया था, बहुत कुछ हुआ था। तो वो सारा कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो में आता है। तो इसलिए जो एआई है वो आपके डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है, हेल्थ केयर वाइज भी। अगर आपने ChatGPT से पूछा कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं क्या लूं, तो वो कह रही सैरिडॉन। अब वो सैरिडॉन की जगह उसने स्ट्रेप्सिल कह दिया, आपने स्ट्रेप्सिल ले लिया, तो वो तो खांसी की दवा है। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक एनालॉजी दे रहा हूँ। फाइनेंसेस में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आप कर रहे हो, उसमें कुछ बता रहा है, आ कुछ रहा है, वो सारी चीजें, उसमें तो फिर आपका लॉस हो गया, क्योंकि वो इतना फ्लक्चुएशन होता है उसमें। उसके बाद जो है वो आपका पॉलिटिक्स, मैंने एग्जांपल ले ही दिया है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। हायरिंग भी है उसमें, ये गलत कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया, वो फिर जॉब पे जब आया तो वो किसी और ही चीज का था, एआई ने किसी और ही चीज को ले लिया। तो ये कुछ फैक्टर्स जो है वो एआई में इंपॉर्टेंट है। मैटर क्यों करता है? इसलिए मैटर करता है। फिर एक चीज होती है ट्रस्ट इन एआई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट इन एआई। ट्रस्ट इन एआई का जो सिनोनिम है, या फिर इसकी जो एब्रिविएशन मैं यूज करता हूं, वो है एडॉप्शन। एडॉप्शन कैसे? बगैर ट्रस्ट के, विदाउट ट्रस्ट, बगैर ट्रस्ट के जो है वो बेस्ट टेक जो है, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है, सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो सकती है, सबसे ऑप्युलेंट हो सकती है, वो भी फेल हो जाएगी। मतलब अगर ChatGPT में लोगों को इंटरेस्ट है लेकिन ट्रस्ट नहीं है, मतलब ट्रस्ट और इंटरेस्ट दोनों ही नहीं है, इंटरेस्ट आया फिर ट्रस्ट आया वो द टाइम, तो अगर वो दोनों ही चीजें नहीं है, तो जब प्रोडक्ट को यूज कर ही नहीं रहा है क्योंकि उसमें ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, तो टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, वो फेल हो जाएगी। ChatGPT इतना हाइप पे या फिर इतना उसने डिस्ट्रप्शन क्यों क्रिएट किया? इसलिए क्रिएट किया क्योंकि लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलियंस और बिलियंस लोगों का डेटा जो है वो रोज ट्रांजैक्शन में आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसलिए जो है उसकी वैल्यू है। तो यहां पर जो है वो ट्रस्ट इन एआई जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि लोग ट्रस्ट करते हैं एआई में। तो इसलिए एआई का सही होना, एआई का एथिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट इन एआई फैक्टर पे, जिसको हम लोग एडॉप्शन कहते हैं, एडॉप्शन साइकिल। यानी कि आप उसे इस्तेमाल में ला रहे हो, ह्यूमन इन द लूप वाली साइकिल, कि एआई आपकी लाइफ साइकिल के लूप में है, आपके साथ वो जी रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, डिसीजंस मेक कर रहा है, वो सारा कुछ ट्रस्ट इन एआई का टॉपिक है। ये सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपको बताई। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ नेक्स्ट, इतना मुझे लगता है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा और मजा आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर मैं चलूं कि एआई जो है वो गलत जब हो जाए तो क्या क्या होता है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। आज की वीडियो बड़ी, कह लिया आप, फिलोसॉफिकल, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, केस स्टडी बेस्ड, मतलब हम केस स्टडीज ले लेके जो है वो इसको समझेंगे तो आपको और अच्छे से, जैसे एमबीए में होता है वैसे हम लोग करेंगे, केस स्टडीज को लेंगे, एग्जांपल्स को लेंगे और अपनी आइडियोलॉजीज को फ्रेम करेंगे एआई एथिक्स के ऊपर। अगर मैं आगे बात करूं कि एआई जब रॉन्ग हो जाए तब क्या होता है, अगर एआई गलत हो जाए तो फिर क्या होता है, वो बड़ी एक देखने वाली बात है कि जब एआई रॉन्ग होता है तो जो आपका, अगर मैं बात करूं फेशियल रिकग्निशन की, कि अगर कोई आपका मॉडल है और वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, तो अगर फेशियल रिकग्निशन का मॉडल है तो वो फेशियल रिकग्निशन में बायस आ जाएगा। हमने लास्ट वीडियो में मास्टर क्लास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में और मास्टर क्लास जनरेटिव एआई में दोनों में ही बात की है, वेट, बायस, इनपुट, आउटपुट, एक्टिवेशन फंक्शन सब पे। लेकिन मैं फिर भी यहां पर आपको बता दूंगा, आप लोग परेशान ना हो कि आपको बार बार स्टॉप ना करना पड़े, लेकिन मैं आपको कवर करके बता दूंगा कि एआई में जो रॉन्ग होने का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई फेशियल रिकग्निशन मॉडल है तो, और वो अगर बायस है, बायस यानी कि किसी एक तरफ जो है वो उसको समर्थन कर रहा है या फिर उसको सपोर्ट कर रहा है, जबकि वो सही नहीं है, रैशनल नहीं है, गलती से मतलब कर रहा है कि हाँ भाई ये हमारे साथ का, इसको थोड़ा सा प्रमोट कर दो, सपोर्ट कर दो, तो वो बायस कहलाता है। बायस है आप उसकी तरफ, आप रैशनल नहीं है, तो ये वाली बात जो है उसे बायसनेस कहते हैं, फेशियल रिकग्निशन का बायस। ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक चीज होती है कॉम्पास रेसिडिविज्म केस। कॉम्पास रेसिडिविज्म केस, ये केस जो है वो एक केस स्टडी की तरह मैं पढ़ूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, इसके हम लोग अब बात करेंगे आगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये एआई रॉन्ग होता है तो फिर क्या क्या होता है, फेशियल रिकग्निशन बायस आ जाता है, कॉम्पास रेसिडिविज्म केस हो सकता है, और क्या हो सकता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान ना हो। और क्या हो सकता है, अमेज़न में जो बायस्ड है, अमेज़न की बायस्ड हायरिंग हो सकती है एआई के थ्रू। यानी कि अगर आप अमेज़न में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए और एआई अगर सही से आपको बाइफरकेट और डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है कि आपने बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया था, आपको वो भेज रहा है सेल्स की जॉब के लिए, या फिर सेल्स नहीं,
लाइक किसी और जॉब के लिए, बड़ी और जॉब के लिए, रिटेल जॉब के लिए, और आप बिजनेस एनालिस्ट हो, आप स्टेक होल्डर गैदरिंग और ये सब करते हो, तो एक्चुअलिटी में अमेज़न ने गलत बाइफर्केशन किया और कैंडिडेट को आगे बढ़ा दिया, जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कंपनी के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए और ओनर्स के लिए ना। तो वो एक यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एआई रॉन्ग होता है तो फिर कितना लंबा गलती होती है और कितनी लंबी गलत साइकिल जो है वो चलती है। तो ये कुछ बातें हैं कि जब एआई रॉन्ग होता है तो फिर ये कुछ होता है, इसलिए एआई एथिक्स मैटर करती है, इसलिए एआई एथिक्स को पढ़ना जरूरी है। अगर मैं अब आगे बात करूं कि कुछ की प्रिंसिपल्स पर मैं बात करना चाहूंगा कि की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फ्रेमवर्क्स आप समझ लो, एक तरीके से एक्ट्स है, फ्रेमवर्क्स है, पॉलिसीज हैं, एआई एथिक्स की पॉलिसीज है, जो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिस्कस करूंगा और अभी आपके सामने बताता हूँ। तो ये जो फ्रेमवर्क्स और जो एक्ट्स है ये कहाँ से आते हैं? ये यूनेस्को से आता है, ये ओईसीडी से आता है, ये ईयू से आता है, ये एआई एक्ट और अलग अलग कंट्रीज में आने लगा है कि एआई एक्ट, इंडिया में भी इसके ऊपर पॉलिसीज जो है वो फ्रेम हो रही हैं, कैसे इसको मिटिगेट किया जाए, कैसे से एक तरीके से इसको बैलेंस किया जाए, वो सारी बातें अब होना शुरू हो गई हैं। तो फिर ये की जो हमारी बातें हैं उस पर मैं बात करूंगा कि की एथिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, अब ये जो कोर बात है, अब कोर हम आ गए कि एक्चुअलिटी में एआई एथिक्स में जो कोर कंपोनेंट्स है उस पर बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका वो है फेयरनेस। फेयरनेस क्या होता है? फेयरनेस पे बात करते हैं। अब ऐसा समझो कि अगर ये चौक है और अगर मेरा कोई कंप्यूटर विजन मॉडल है, एआई में अलग अलग मॉडल्स होते हैं, डीप लर्निंग होता है। डीप लर्निंग आप कह लो, मॉडल्स नहीं कहूंगा मैं, अलग अलग डिसिप्लिन है। मशीन लर्निंग एक डिसिप्लिन है, डीप लर्निंग एक दूसरा डिसिप्लिन है, कंप्यूटर विजन एक तीसरा डिसिप्लिन है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक चौथा डिसिप्लिन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगला डिसिप्लिन है, एजेंटिक एआई अगला डिसिप्लिन है, एम्बेडेड सिस्टम्स अगला डिसिप्लिन है, टाइनी एमएल अगला डिसिप्लिन है। तो क्या ये सारे डिस्टिंक्ट है? नहीं, आपस में इंटरकनेक्टेड है, लेकिन ये अलग अलग डिसिप्लिन हैं कि जिसमें लोग जो है वो अपने आप को डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर अपना एक कोई चीज आउटकास्ट करना चाहते हैं। तो ये अलग अलग डिसिप्लिन हैं एआई के, अभी तक जो फेमस और पॉपुलर है मार्केट में, आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये वाली बात आप याद रखिएगा, यानी कि मशीन लर्निंग जो डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, जो आपके कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स है वो न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड है, परसेप्ट्रॉन इन सब पे बेस्ड है। कंप्यूटर विजन में जो आपकी सीवी है ये किस पे बेस्ड है? कन्वोल्यूशंस पे बेस्ड है, अलग अलग जो पिक्सेल्स होती है उस पे बेस्ड है, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। एजेंट क्या है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बेस्ड है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे होती है? टोकनाइजेशन पे या लेमेटाइजेशन पे। इनॉर्मस, बहुत बहुत मतलब इतनी एम्पल अमाउंट में नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि क्या क्या आदमी करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आराम से सारा कुछ करेंगे। तो मैं बात करता हूँ फेयरनेस पे। अगर मेरा कोई एक मॉडल है कि जो इस कैमरा है उसके अंदर मेरा मॉडल चल रहा है, मैं चौक दिखाऊं तो वो बताएगा चौक है, मैं पेन दिखाऊंगा तो बताएगा पेन है, मैं पेंसिल दिखाऊंगा तो बताएगा पेंसिल है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैंने पेन दिखाया और वो पेंसिल बता रहा है तो क्या वो फेयर है? नहीं है। यानी कि वो मॉडल में रैशनैलिटी नहीं है, वो कटाक्ष करके सही बात नहीं बता पा रहे कि हाँ भाई ये चीज है या नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, ये सारी बातें वो नहीं बता पा रहा है। यानी कि वो एक्चुअलिटी में फेयर नहीं है, इंसाफ नहीं कर रहा है, जज सही से नहीं कर रहा। वो कॉन्सेप्ट है फेयरनेस का, यानी कि की एथिक्स प्रिंसिपल पे पहला टॉपिक आता है फेयर, कि आपका जो भी यार प्रोडक्ट और सोल्यूशन है वो फेयर हो, पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है? जो सेकंड टॉपिक है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? लूसिड होना, क्लियर होना, साफ होना। कोई चीज अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। एक्सप्लेनेबल एआई का कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से निकल के आता है कि आप ट्रांसपेरेंट रहो, आप समझा पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, आर्टिकुलेट कर पाओ, उस चीज को जो है वो वर्ड में ट्रांसलेट कर पाओ कि जो आप कहना चाह रहे हो। अगर आपका कोई एआई प्रोडक्ट और सॉल्यूशन है और अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है कि बस बैकएंड में हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं, बस हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आपका एक ब्रेन ट्यूमर का एक मॉडल है कि जो बताता है कि ट्यूमर मैलिग्नेंट है कि बिनाइन है, और अगर आप से मैं पूछ लूं एज अ स्टेक होल्डर कि हाँ भाई आप डेटा साइंटिस्ट हो, आपने ये मॉडल क्रिएट किया, तो आप मुझे बताओ कि ये जो पूरा चीजें हो रही है कि अगर कोई मेरा मॉडल है वो बता रहा है कि ये इमेज मैलिग्नेंट है, ये इमेज बिनाइन है, मतलब कैंसरस है कि नहीं, आप ऐसा समझ लो इजी लैंग्वेज में। मैलिग्नेंट और बिनाइन जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बात कर रहा था। तो अब आप कहें कि हाँ बस बना दिया है, मतलब 50 इमेजेस इसके डाले, 50 इमेजेस है, 50 इमेजेस नहीं है, ट्रेन वो कोई कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर दिया और बस वो आप सप्लाई करो बताता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको प्रिंसिपलिटीज, आपको
मेट्रिक्स, आपको वैल्यूज, आपको इंफॉर्मेशन सारी ट्रांसपेरेंट और क्लियर रखना पड़ता है। इसीलिए डेटा साइंटिस्ट की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना आना चाहिए। अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में हो तो वो ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना आना चाहिए, स्टेक होल्डर को कन्वे करना आना चाहिए कि भाई आप जो कह रहे हो वो है कैसे, वो हो कैसे रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी में आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है एआई एथिक्स का। जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है नहीं पता, पूरी एक प्लेलिस्ट है, पूरी एक मास्टर क्लास है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, जाके देख लीजिएगा। आपने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया कि जिस मॉडल से आप पूछेंगे कि भाई ये जो स्टॉक है ये कैसा परफॉर्म करेगा अगले 5 घंटे में, फॉर एग्जाम्पल टाइम सीरीज और इस टाइप का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ फोरकास्टिंग का। तो उसने कहा बहुत हाई जाएगा। अच्छा हाई जाएगा आपने कह दिया, ओके मॉडल ने भी बता दिया कह दिया, एक्चुअलिटी में वो हाई गया ही नहीं, वो उल्टा डिप में चला गया। तो अब यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? क्या वो डेटा साइंटिस्ट जिम्मेदार है? क्या वो एआई मॉडल जिम्मेदार है? क्या वो स्टेक होल्डर जिम्मेदार है? क्या कोई जिम्मेदार नहीं है? या फिर वो जो ट्रेड का फ्लक्चुएशन है वो जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? अकाउंटेबिलिटी में सवाल आता है कि भाई जिम्मेदार कौन है, अकाउंटेबल कौन है, किसको पकड़ा जाए, किस पे बात आए, किससे हम सवाल करें, वो अकाउंटेबिलिटी का पॉइंट है कि कौन अकाउंटेबल है। तो जब आप एआई एथिक्स और सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हो तो याद रखो कि अगर मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉइज आती है, या फिर उसके अंदर जो मेट्रिक्स है, या फिर उसकी जो पॉसिबिलिटी और प्रिसिशन और रिकॉल और F1 स्कोर है, ये सब क्या होता है, F1 स्कोर, रिकॉल वैल्यू, पूरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट प्रेजेंट है, जाके देख लेना, उसमें सब कुछ है। ये सब मैट्रिक्स होती है कि जिसकी बेसिस पे आप बताते हो कि आपका मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके बेसिस पे ये सब चेक करके आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि आप मॉडल बनाने वाले हो, तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी ही बनती है कि भाई अपने मॉडल बनाया था, मॉडल एक्चुअलिटी में कुछ और बता रहा है, बताना कुछ चाहिए था, गलत बता रहा है, तो अकाउंटेबल आप हो। तो जब एआई एथिक्स और प्रोडक्ट सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हो तो इस पे भी फोकस करो। अकाउंटेबिलिटी हमारा थर्ड टॉपिक था एआई एथिक्स के अंदर। अगर मैं फोर्थ टॉपिक पे बात करूं तो वो है प्राइवेसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन। ये जो है वो डेटा गवर्नेंस में आता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी के अंदर इंक्लूड कर, ये सब आपस में इंटरलिंक टॉपिक्स हैं। प्राइवेसी हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा, या फिर आपकी कोई सेंसिटिव डेटा बहुत यूज कर रहे हो ना, क्या पॉलिटिक्स का डेटा यूज कर रहे हो, वोटर आईडी या इस टाइप का डेटा यूज कर रहे हो, तो जिस पे भी एम्बिगुअस या फिर एनोनिमस नहीं है डेटा, आपके सामने सब कुछ है कि फॉर एग्जांपल एक आईडी है 11000111, उसका नाम XYZ, उसका सरनेम YVV, उसके कैंसर है, तो ये डेटा आप ऐसा डेटा साइंटिस्ट अपने सिस्टम में रखे हुए हो, ये पब्लिक में नहीं आना चाहिए, किसी हालत में नहीं आना चाहिए। तो ये प्राइवेसी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ लो कि सबसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइवेसी पे लाइफ टाइम जेल हो सकती है, बहुत बड़े बड़े केसेस हो सकते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका और डेटा ब्रीच का आपने पॉइंट सुना ही होगा। तो प्राइवेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खासकर हेल्थ केयर डेटा में या फिर इस टाइप के जो प्राइवेट डेटा होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव होते हैं, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसमें बात करूं तो बहुत ही ज्यादा बात हो जाएगी, और ना करूं तो एक पॉइंट को तो भी काफी है, क्योंकि इतना सेंसिटिव टॉपिक है। प्राइवेसी पे हमेशा फोकस करें जब आप एआई प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हो, क्योंकि अगर ये आपका एआई प्रोडक्ट में लीकेज आया, डेटा ब्रीच हुआ, किसी भी तरीके से डेटा जो है वो लिक्विडाइज्ड हुआ, मतलब निकलने लगा, बाहर चला गया, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कंपनी के ऊपर भी, प्रोडक्ट के ऊपर भी, इंजीनियर्स के ऊपर भी, टीम के ऊपर भी, स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी, सबके ऊपर भी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये डेटा प्राइवेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डेटा प्रोटेक्शन यानी कि डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या मेजर्स, क्या क्या चीजें कर रहे हो, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। काफी अलग अलग प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज होती हैं, तो ये यहाँ पर आती है। तो प्राइवेसी फोर्थ टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर मैं फिफ्थ टॉपिक पे बात करूं जो कि एआई एथिक्स में आता है, वो है ह्यूमन सेंट्रिक। ह्यूमन सेंट्रिक होना। ह्यूमन सेंट्रिक मतलब क्या होता है? ह्यूमन इन द लूप भी से कहते हैं, ह्यूमन इन द लूप, ऐसे बनाते हैं इसको, ह्यूमन इन द लूप। ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, आप एआई को ट्रेन कर रहे हो, एआई आपका प्रोसेस ऑटोमेट कर रहा है, एआई जो है वो चीजें आपकी बहुत एम्पलीफाई और स्पॉन्टेनियसली जो है वो करके दे रहा है, बहुत इंपल्सिव है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। लेकिन ह्यूमन इन द लूप या फिर ह्यूमन सेंट्रिक वो होना चाहिए, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली इंसान जो है वो एक बार या एक उसका चेक आना चाहिए। एक ये चीज होती है ह्यूमन इन द लूप का मतलब कि वो वहां पर उसको मॉनिटर करने के लिए रहे। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा रहे, वरना फिर वो एआई कैसा, फिर वो ऑटोमेट हो ही नहीं पाएगा। लेकिन
आपको ह्यूमन का थोड़ा थोड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस या उसका फीडबैक्स लूप में रखना चाहिए, ताकि जो है वो फिर और आपका जो एआई सॉल्यूशन या प्रोडक्ट है वो और अच्छा बने और अच्छा हो, तो वो ह्यूमन इन द लूप होता है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट और जो भी सॉल्यूशन है ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, ह्यूमन के अराउंड होना चाहिए, ह्यूमन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेके बात होनी चाहिए उसके ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 पे अगर मैं बात करूं, मेरा जो 6 पॉइंट है, जो 6 पॉइंट है मेरा, वो है सस्टेनेबिलिटी। कितना सस्टेनेबल है आपका सॉल्यूशन। मतलब ये बैकएंड के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं या फिर एआई आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। सस्टेनेबल कितना है, कितना लंबी रेस का घोड़ा है, कितना लंबा चल जाएगा, कितने उसके अंदर जो पिक्यूलियर पॉइंट्स हैं, या फिर कितना कितना वो झेल लेगा, कितना वो बीटिंग ले लेगा हर चीज की। अगर फॉर एग्जांपल आपका सॉल्यूशन जो है उसके अंदर 100 रिक्वेस्ट आती हैं, 100 इमेजेस आते हैं, तो 100 इमेजेस का आंसर दे देता है। अब 1 लाख इमेजेस आ गए तो क्या उसका आंसर दे पाएगा? क्वेश्चन है, बताइए सस्टेनेबल कितना है, कितना लंबे समय तक चल पाएगा, क्या लोड ले पाएगा कि नहीं पाएगा, लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सारा कुछ जो है वो सस्टेनेबिलिटी में आता है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट एआई एथिक्स के टॉपिक्स है कि जो हर एक को पता होना चाहिए। आपको कीनोट्स में, पब्लिक स्पीचेस में, इंटरव्यूज में, एआई एथिक्स के जो स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज होते हैं उस सब में जो है वो इन सब पे बात होगी। तो आपको बात करना आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप कीवर्ड बता रहे हो, यूज केसेस और केस स्टडीज के बेसिस पे, जैसे कि कॉम्पास एक केस स्टडी है, फेशियल रिकॉग्निशन बायस एक केस स्टडी है, एथनिसिटी एक होता है, इतने ग्रुप्स पे अलग अलग रिजल्ट आना, फेयरनेस का पार्ट है वो सारा कुछ जो है वो इसकी फैक्टर्स और प्रॉब्लम्स में आता है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। इतना मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। मैं बड़ा आराम से चल रहा हूँ, आपसे बहुत सीखने को मुझे मिल रहा है हमेशा की तरह। अब आगे बढ़ते हैं ना, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं अपना बात और आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है एथिकल चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या होते हैं ना एआई एथिकल में, एथिकल चैलेंजेस मतलब एआई एथिक्स लगाने के लिए, फॉलो करने के लिए जो चैलेंजेस आते हैं, मैं उस पर बात करना चाहूंगा, एथिकल चैलेंजेस पे। तो जो पहली चीज है या फिर जो पहला चैलेंज है वो मैंने भी बात की थी, अब उसको और डिटेल में बात करेंगे। बायस प्लस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बायस और डिस्क्रिमिनेशन। पहले मैं थोड़ा सा एक फॉर्मल डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं, फिर इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। बायस और डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि ये होता क्यों है, इसका कॉज क्या होता है। बायस और डिस्क्रिमिनेशन आता है आपके बायस्ड डेटा सेट की वजह से। डेटा साइंस और एमएल या एआई में डील करें तो डेटा सेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा सेट बायस्ड है तो मॉडल भी बायस्ड बनेगा। तो डेटा सेट बायस्ड है, उसके बाद आपके फ्लॉड एजम्पशंस, यानी कि आपके मॉडल ने गलत एजम्पशन लगा लिया या फिर आपने गलत एजम्पशन लगा के उसको उसमें सप्लाई कर दिया। फ्लॉड यानी कि गलत एजम्पशन, अनुमान गलत लगा लिया, उससे भी आता है। उसके बाद जो है वो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फीचर्स की लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो होती है उससे भी जो है ये प्रॉब्लम अराइज करती है। थोड़ा सा इस पर मैं बात करता हूँ। बायस और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, इसको एग्जाम्पल की तरह ही समझना कि 2 लोग हैं, एक है अफ्रीकन, एक है अमेरिकन। ठीक है, देखा गया कि 60% अमेरिकन के जो है वो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको एक्चुअलिटी मत लेना, सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। देखा गया कि अफ्रीकन के 30% है, अमेरिकन के 50% चांसेस है। जब उन्होंने एक सैंपल स्पेस लेके टेस्ट वेस्ट किया कि 50% कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है अमेरिकन में, अफ्रीकन के 30% है। अब अगला अगर कोई, या आप समझ लीजिए कि अगर आप 10 अमेरिकन का डेटा सप्लाई करते हो तो उनमें से वो 8 को कैंसरस बताएगा, 2 को नहीं बताएगा। अगर आप 10 अफ्रीकन का डेटा सप्लाई करते हो तो उसमें से 3 को कैंसरस बताएगा, 7 को नहीं बताएगा। तो ये एक, आप समझ रहे हो, ये एक बायसनेस है कि हाँ भाई ऐसा होता है तो ऐसा होता है, मान लिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंडियंस जो हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं मैथ में, तो बस होते हैं, हो सकता है कुछ इंडियंस ना भी हो। चाइनीज जो है वो बहुत मेहनती होते हैं, तो बस होते हैं, हो सकता है कुछ ना भी हो। तो ये जो एजम्पशन और बायसनेस हो जाती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रॉब्लम है, एक फ्लॉ है। ये होता क्यों है? बायसनेस डेटा, यानी कि जब आपका डेटा सेट जो है अगर उसी में खराबी है तो आपका जो मॉडल बनेगा वो भी तो खराब ही होगा। अगर ये डेटा सेट आपका खराब है तो आपका मॉडल जो है वो भी खराब होगा। तो ये बायस डेटा, बायस मॉडल, पहली बात। फ्रॉड अजम्पशंस, कुछ गलत मान लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर अमेरिकन जो है उनके ज्यादातर होता है तो जरूरी थोड़ा है कि हर अमेरिकन के हो, या अफ्रीकन से कम कैंसर होता है तो क्या किसी भी क्या अफ्रीकन के ना हो। बस अजम्पशन गलत ले लिया या फिर आपने जो फीचर्स रिप्रेजेंट किए वो गलत मान लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये गलत अजम्पशंस करना भी
बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन का एक पॉइंट है कि जो कि गलत है, एथिकल चैलेंज है हमारे लिए एआई मॉडल्स में। जो नेक्स्ट है वो है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो आपके डेटा सेट में फीचर्स है, यानी कि डेटा है, फीचर्स किसको कहते हैं ये भी सुन लो अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नेम है, एज है, और क्या कहूं मैं, रोल नंबर नहीं कहेगा, फोन नंबर है, ठीक है। नेम है, एज है, फोन नंबर है, और अगला लास्ट जो कॉलम है वो है सैलरी। नेम है ए, एज है 40, फोन नंबर है 1, तो इसकी सैलरी है 500, ठीक है। इसके अंदर ये जो 3 वैल्यूज है, एज, नेम और फोन नंबर, मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे सैलरी बताओगे। तो ये जो आप बता रहे हो ये है वाई वैल्यू, जिसके बेसिस पे बता रहे हो ये सारी है एक्स वैल्यू। जिसके बेसिस पे बताया जाता है उसको कहते हैं फीचर्स या फीचर्स वेरिएबल। जो बताया जाता है उसको कहते हैं टारगेट वेरिएबल। ये मशीन लर्निंग के पूरे कोर्स में बताया हुआ है, अगर आप चाहो तो देख लो। मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर कोई नए लोग, कोई मैनेजर्स हैं या फिर नॉन टेक्निकल साइड से, तो वो भी समझ जाए। नेम, एज और फोन नंबर के बेसिस पे सैलरी बताई जा रही है। तो जो बताया जाता है, जो प्रिडिक्ट किया जाता है, वो होता है टारगेट। जिसके बेसिस पे किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फीचर्स। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सही से आपने रिप्रेजेंट नहीं किया। अब क्या होता है, अब इसके अंदर एक चीज होती है इनकोडिंग। अब इनकोडिंग क्या होती है, ऐसा समझो कि जो मॉडल होता है, एक्चुअली ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना कि कोई नया आदमी आया तो शायद उसको पता ना हो, तो उसको भी बता दूं। ये आपका मॉडल है। अगर आप कहोगे नाम ए है तो ए इसको समझ में नहीं आता है, ठीक है, इसको वैल्यू समझ में आती है। तो फिर जो टेक्सचुअल वैल्यू है, इसको जब आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडिंग, वन हॉट इनकोडिंग और बहुत कुछ होता है, वो एक अलग टॉपिक है। तो वो एम्बेडिंग को कन्वर्ट करके आप मॉडल में डालते हो, मॉडल सीखता है और फिर आपको जवाब देने लगता है। तो सही से अगर आपने ये फीचर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया मॉडल में, सही से आपने सप्लाई नहीं किया, इसका जो जहां पर ये चीजें की जाती है उसको कहते हैं ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसके अंदर जो है वो सारा कुछ होता है कि आप डेटा को क्लीन करते हो, प्रोसेस करते हो, रैंगल करते हो, सप्लाई करते हो, स्केल करते हो, नॉर्मलाइज करते हो, बहुत कुछ करते हो। वो ईडीए का पार्ट है। वीडियो प्रेजेंट है, 1 घंटे का पूरा लेक्चर है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो फीचर्स है, अगर आप मॉडल में सही से बता नहीं पा रहे हो, भेज नहीं पा रहे हो, तो आपका मॉडल समझ ही नहीं पाएगा, और जब गलत समझेगा तो वो कुछ भी प्रेडिक्ट करेगा। तो ये भी जो है वो बायस और डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, मतलब इसमें ये चीज कंट्रीब्यूट करती है, खराब चीज है, ठीक है। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है ना, अब एक टॉपिक को समझाने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स को अलाइन करना पड़ता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बहुत बेसिक में बता दूं। हालांकि ये सब टॉपिक्स अपने आप में एक एक डिटेल लेक्चर्स है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वैसे ही उसी तरीके से बता दूं। अब जो है वो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बायस और डिस्क्रिमिनेशन। जो सेकंड पॉइंट है वो है ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी। एक्सप्लेन करना और ट्रांसपेरेंट रहना, भाई जो मैंने पहले बात की है। इसके अंदर बात आती है ब्लैक बॉक्स एआई। ब्लैक बॉक्स एआई मतलब एआई जो है वो ब्लैक बॉक्स है और एक्सप्लेन करना हार्ड है, ठीक है। बात सुनो, मैक्सिमम लोग जो हैं, जो लोग एआई की फील्ड में काम कर रहे हैं काफी टाइम से, ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब कोई स्टेक होल्डर आपसे पूछे, वही वाली बात जो मैंने थोड़ी देर पहले की कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो ये ना कहो कि भाई ये ब्लैक बॉक्स है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कुछ हो रहा है। आपने कहा मेरी एज है 24, इसके अंदर कुछ हुआ, इसने कहा कि आप एक मिलेनियर हैं। किसी तीसरे ने पूछा भाई कैसे हुआ, तो आप कह रहे पता नहीं, ब्लैक बॉक्स है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, बस हो रहा है कुछ। ऐसा नहीं होता, ये गलत है। इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स है, बस हो रहा है अंदर कुछ, क्या हो रहा है कुछ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये भी जो है वो एथिकल चैलेंज है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सप्लेनेबल चीजें नहीं हो पाती हैं, इतना कंप्यूटेशन हाई और इतना ऑप्युलेंट हो जाता है, इतना क्लोज हो जाता है, इतना ह्यूज और एम्पल हो जाता है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। तो ये भी एक अपने आप में एथिकल चैलेंज है और इसके अंदर इतना कॉम्प्लेक्शन होता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये सेकंड चैलेंज है एआई एथिकल एस्पेक्ट्स में, जो मैंने आपके सामने मेंशन किया। जो थर्ड है वो है प्राइवेसी। वही वाली बात, प्राइवेसी कंसर्न्स। ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये इसके चैलेंजेस मैं बता रहा हूं। प्राइवेसी कंसर्न्स यानी कि जो एआई या डेटा साइंस मॉडल्स है, उसको आपका डेटा चाहिए और डेटा के साथ आता है रिस्क, सर्विलेंस का, मिसयूज का, लीक्स का, ब्रीच का, सारा कुछ जो कि हम पहले देख चुके हैं, रियल वर्ल्ड की स्टडीज हुई हैं। तो ये प्राइवेसी कैसे मेंटेन की जाए, ये अपने आप में चैलेंज है।
और ये चैलेंज जो है वो अपने आप में एक एआई एथिकल चैलेंज है। तो ये वाली बात भी आती है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे बात करूं तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है ऑटोनॉमी प्लस ह्यूमन कंट्रोल। एक हद तक जो है वो ह्यूमन के कंट्रोल में चीजें होती है और ह्यूमन जो है उसको कंट्रोल और अपने हिसाब से स्टीयर कर लेता है, अपने आप से चला लेता है। लेकिन कभी कभी जब बहुत बिलियंस और ट्रिलियंस में न्यूरल नेटवर्क चले जाते हैं, बहुत वास्ट कंप्यूटेशन हो रहा होता है, तो एक्चुअलिटी में जो आपकी ऑटोनॉमी है वो बहुत हो जाती है और ह्यूमन का टच जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि एआई जो है वो दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है, समझ पा रहा है, सीख पा रहा है, सेंटिमेंट्स कैप्चर कर पा रहा है, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं एजीआई की तरफ। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है कि नहीं, अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, वो डिबेट हम लोग बाद में रख लेंगे। लेकिन ये अपने आप में एक एआई एथिकल चैलेंज है कि इतना ऑटोनॉमस हो गया है कि हम ह्यूमंस को भी कंट्रोल करने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये एक एआई एथिकल चैलेंज है। अगर मैं नेक्स्ट पे बात करूं तो वो है अकाउंटेबिलिटी। वही वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में की थी कि अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल कौन है, जिम्मेदार कौन है, कुछ होता है तो फिर किसके ऊपर नाम आएगा। ये जो डेटा साइंटिस्ट वो कह देगा नहीं भाई मॉडल में क्या हो रहा है, मैं तो ब्लैक बॉक्स को जानता ही नहीं, बस मैंने बनाया था, अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो अब स्टेक होल्डर कहेगा मुझे क्या पता भाई, मेरा जो यूज केस था वो हुआ नहीं है, तुम्हारी गलती है। वो कहेगा कैसे गलती है, मैं ब्लैक बॉक्स पे काम कर रहा हूँ, ब्लैक बॉक्स में एक्सप्लेन कर नहीं सकता, इतने न्यूमरस प्रोबेबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्बिनेशन से कि मैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। आप समझ पा रहे हो? तो ये अकाउंटेबिलिटी में सवाल आ जाता है कि अगर कुछ गलत होता है एआई मॉडल में तो डेटा साइंटिस्ट जिम्मेदार है, डेटा इंजीनियर जिम्मेदार है, डेटा एनालिस्ट जिम्मेदार है, एसक्यूएल क्वेरी लिखने वाले जिम्मेदार है, स्टेक होल्डर जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? ये अकाउंटेबिलिटी पे सवाल आता है। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं तो वो है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एथिकल डिलेमास। एथिकल डिलेमास जो है वो केस स्टडीज है। केस स्टडीज पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, केस स्टडीज मतलब एग्जांपल लेके भाई ऐसा हुआ तो वो कैसे इशू क्रिएट हुआ, तो वो केस स्टडीज एथिकल डिलेमास पे आती है। कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत होता है। तो ये एआई एथिकल चैलेंजेस हैं जो मैंने आपके सामने जो है वो बताए। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है, मिलता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। और ये सब अगर याद कर रहे हो, नोट्स लिख रहे हो तो ऐसा ना करो यार, समझो और समझा दो, बस काफी है। समझो और समझा दो तुम्हारे लिए इनफ है, मतलब फिर तुम्हें याद बात करने की जरूरत नहीं है। हालांकि नोट्स तुम्हें दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अब जो है वो नेक्स्ट फ्रेमवर्क पे चलते हैं, वो है ग्लोबल फ्रेमवर्क्स। मतलब अब ये सब जो चैलेंजेस और ये सब जो प्रॉब्लम्स आई थी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ग्लोबल फ्रेमवर्क्स बना गए एआई एथिक्स के लिए। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ऐसा करना है तभी सही है। तो वो क्या क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा है वो है EU एक्ट 2025 ऑनवर्ड्स, मतलब 2025 से आगे तक। अब ये EU एक्ट 2025 ऑनवर्ड्स में क्या हुआ था, ये क्लासिफाई करता है, बल्कि मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं ताकि आपको फॉर्मल डेफिनेशन पता चले। क्लासिफाई करता है एआई सिस्टम्स को, क्लासिफाई करता है एआई सिस्टम्स को रिस्क के थ्रू। रिस्क के बेसिस पे जो है वो आपके अलग अलग एआई प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को जो है वो क्लासिफाई करता है कि क्या चीज जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, क्या चीज अनएक्सेप्टेबल है, कितनी हाई है, लिमिटेड है या मिनिमल है। मतलब किसी एक एआई सिस्टम या सॉल्यूशन या प्रोडक्ट में जो आपकी रिस्क एपेटाइट है, आपकी जो रिस्क है वो अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि बिल्कुल भी हम इसे मान नहीं सकते, बहुत ज्यादा रिस्क है, बीच ठीक ठीक रिस्क है या बहुत कम रिस्क है। तो ये जो है वो एक फ्रेमवर्क है EU एक्ट 2025 कि जिसके थ्रू जो है वो अलग अलग एआई सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं। तो ये क्लासिफाई करने के लिए अब ये आया है कि अगर कोई हम लोग स्टॉक मार्केट का बना रहे हैं, हेल्थ केयर में बना रहे हैं, फिनटेक में बना रहे हैं, एडटेक में बना रहे हैं, कहीं भी बना रहे हैं, तो वहां पर इस एक्ट के बेसिस पे हमें उसे क्लासिफाई और डिस्टिंग्विश और डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आया क्या वो अनएक्सेप्टेबल एआई है, हाई रिस्क एआई है, मीडियम रिस्क एआई है या मिनिमम रिस्क एआई है। तो ये थोड़ा सा हमारा मतलब ये पूरी तरीके से सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो हमें इन अ वे बैलेंस कर देगा। अगले पे चलते हैं। तो ये पहला फ्रेमवर्क है। जो सेकंड फ्रेमवर्क है वो है OECD AI प्रिंसिपल्स। OECD AI प्रिंसिपल्स, इसमें क्या होता है, अच्छा मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। EU एक्ट में क्या चीज अनएक्सेप्टेबल है तो वो बैन हो गई, तो इसका एक एग्जांपल जो है वो है आपका सोशल स्कोरिंग सिस्टम। जो सोशल स्कोरिंग सिस्टम है वो बैन हो गया है इस एक्ट के थ्रू।
कि आप किसी को एक सोशल स्कोर प्रोवाइड करते हो इस सब के बेसिस पे, तो वो बैन कर दिया गया कि नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अनएक्सेप्टेबल रिस्क वाला चीज है, हम इसको नहीं चलाएंगे, तो वो बैन हो चुका है। OECD AI प्रिंसिपल्स क्या है उसमें मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। इंक्लूसिव ग्रोथ बात करता हूँ, क्या चीज है इंक्लूसिव ग्रोथ? ह्यूमन सेंट्रिक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये जो आपका OECD AI प्रिंसिपल्स हैं, ये बताते हैं कि कोई भी एआई प्रोडक्ट और सॉल्यूशन है तो उसके अंदर हम ये पॉइंटर्स और फैक्टर्स देखेंगे भाई, तभी उसको हम लोग जो है वो पास ऑन करेंगे। क्या क्या है वो? पहला है इंक्लूसिव ग्रोथ, कितनी अंदर ही अंदर कितनी ग्रोथ की क्षमता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, उस पर बात करो। फिर बात करो वो कितना ह्यूमन सेंट्रिक है, ह्यूमन का कितना इनपुट है, ह्यूमन का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन कितने अपने फीडबैक्स देगा, ह्यूमन इन द लूप है कि नहीं है, उस पर बात करो। फिर हमसे बात करो इस चीज पे कि ये ट्रांसपेरेंट कितना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी पे बात करो कि जो तुम्हारा एआई प्रोडक्ट और सॉल्यूशन है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, उस पे बात करो। और उसके बाद जो है वो बात करो हमसे अकाउंटेबिलिटी पे कि अगर कोई चीज गड़बड़ होती है, गलत होती है, चीजें जो है मिसमैच होती है, मिसहैप होती है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, डेवास्टेशन होता है, कॉन्कॉक्शन होता है, फैब्रिकेशन होता है, तो अकाउंटेबल कौन है, जिम्मेदार कौन है, इस पे बात करो। ये जो है वो OECD AI प्रिंसिपल्स की बात है कि जो अब इस एक्ट के थ्रू ये वाली चीजें, ये ग्लोबल फ्रेमवर्क आ रहे हैं कि इस पे बात करो तभी वो एक्सेप्टेबल है, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो हमारा थर्ड फ्रेमवर्क है वो क्या है। जो हमारा थर्ड फ्रेमवर्क है वो है यूनेस्को का। ये हमारा यूनेस्को का फ्रेमवर्क है, वो है यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑन एथिक्स ऑफ AI। यूनेस्को का क्या रिकमेंडेशन है AI एथिक्स के ऊपर, उस पर मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात करता हूं। तो वो बताता है, और बल्कि ये क्या चीज है उस पर बड़ी बात करता हूं। ये पहला फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट है कि जो कि हुआ था, कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? ये 193 कंट्रीज के बीच हुआ था जो कि AI के ऊपर काम कर रही थी या AI का इन्वॉल्वमेंट चाह रही थी। यूनेस्को का ये रिकमेंडेशन AI एथिक्स का, यानी कि इसका एक पूरा वर्कफ्लो है कि जिसके अंदर ये पहला ग्लोबल एग्रीमेंट था कि जो साइन हुआ था 193 कंट्रीज के बीच में। तो इसके थ्रू जो है वो काफी चीजें मिटिगेट हो गई और बैलेंस हो गई आपकी AI एथिक्स के ग्लोबल फ्रेमवर्क्स में। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट पे चलता हूं मैं, पता नहीं यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख जाएगा, ठीक है, छोटा लिख दूंगा। जो आपका फोर्थ फ्रेमवर्क है वो है यूएस इनिशिएटिव्स। व्हाइट हाउस ने जो है यूएस इनिशिएटिव क्या है, व्हाइट हाउस ने जो है वो भी कुछ आपको AI बिल पास किया कि जिसके अंदर कुछ बातें आई कि जिसको आपको फॉलो करना है, वो है आपका यूएस इनिशिएटिव का बिल। तो ये भी एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिसको फॉलो करना है। फिफ्थ है वो है कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स, यानी कि खुद की कंपनी के प्राइवेट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि जो AI एथिक्स के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं गूगल AI प्रिंसिपल्स, माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्सिबल AI। गूगल का है और माइक्रोसॉफ्ट ने दोनों अपने खुद के कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स निकाले कि जिसके अंदर वो इस बिल को फॉलो करते हैं, कोई भी AI प्रोडक्ट और सॉल्यूशन को टीम करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, प्रमोट या बैन करने के लिए, वो सारा कुछ जो है। तो ये हमारे ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिस पे मैंने बात की, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल गवर्नेंस। AI गवर्नेंस की बात होने जा रही है कि AI को गवर्न कैसे किया जाता है। ये ग्लोबल फ्रेमवर्क पे बात होगी, अब AI गवर्नेंस पे चलते हैं। AI गवर्नेंस में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके अंदर काफी कुछ है AI गवर्नेंस में, कैसे डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज और बहुत कुछ आता है, तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। नोट्स के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। गिटहब पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो वहां पर एक्चुअलिटी में मैं अपलोड करता हूँ नोट्स को, तो आप डायरेक्टली वहां से जाके भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल AI गवर्नेंस पे। AI गवर्नेंस पे, ठीक है, खासकर ऑर्गेनाइजेशंस में लिख देता हूं मैं, खासकर ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपका AI गवर्नेंस है उसको कैसे हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट जो चीज है वो है बिल्ड करना, बिल्डिंग एथिकल AI फ्रेमवर्क्स। वही वाली बात जो हमने पहले की थी, यानी कि ये जो आपके इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल लेवल पे जो फ्रेमवर्क्स पहले 5 मैंने आपको दिखाए, अब हर एक गवर्नेंस की पॉलिसी है ये कि हर एक गवर्नेंस में ये बात आती है कि आपको बिल्ड करना है एथिकल AI फ्रेमवर्क्स। मतलब इसका मतलब ये है कि अब AI गवर्नेंस की जो कमिटीज है वो अब बनेंगी। AI गवर्नेंस की कमेटी जो है वो बनेगी जो कि रेगुलर ऑडिट करेगी, AI ऑडिट करेगी।
ये आपका अकाउंट्स का ऑडिट नहीं है, ये एआई का ऑडिट है कि भाई तुम्हारा एआई कैसे काम कर रहा है, क्या उसके अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, बायस, डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, क्या है, उसका पूरा ऑडिट किया जाएगा। तो ये सब जो है वो अब बनने लगा है। अब ये धीरे धीरे, क्योंकि अब देखिए टेक्नोलॉजी आती है, पहले अनएक्सप्लेनेबल होती है, कोई समझ नहीं पाता है, कि धीरे धीरे उसको फिर रूल्स के बेसिस पे मिटिगेट किया जाता है। तो ये रेगुलर एआई ऑडिट सब होना शुरू हो गए। फिर साथ में जो है वो आपका डिटेक्शन टूल्स आ गए हैं, डिटेक्शन टूल्स आ गए हैं इस चीज को चेक करने के लिए, जिसमें कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूं, फेयर लर्न और AIF 360। ये सब टूल्स हैं कि जो चेक करेंगे कि आपका रेगुलर ऑडिट एआई का हो रहा है कि नहीं हो रहा, एआई गवर्नेंस कमिटीज जो बनाई गई वो फॉलो कर रही कि नहीं कर रही, वो सब अब होगा। तो ये एआई गवर्नेंस का पार्ट है। अगर मैं सेकंड पे बात करूं तो जो सेकंड है वो है रिस्पॉन्सिबल एआई लाइफ साइकिल। रिस्पॉन्सिबल एआई लाइफ साइकिल, इसमें क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है डेटा कलेक्शन। मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे बात की है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। डेटा कलेक्शन, आप मेक श्योर करें कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आप डेटा कलेक्शन, जैसे अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तुमने, तो क्या होता है, सैंपल स्पेस कैसे लिया जाता है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज को लिया जाता है। अगर आपके पास 5 क्लासेस हैं एक स्कूल में, या सॉरी आपके 5 सेक्शन है 5th स्टैंडर्ड के, तो पांचों से एक एक बच्चा लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्लास से 5 बच्चे लिए, नहीं, सैंपल स्पेसिंग कहते हैं इसको स्टैटिस्टिक्स में। तो वो यहां पर किया जाएगा कि डेटा कलेक्शन में डाइवर्सिटी होना इंपॉर्टेंट है, एक इतने ग्रुप पे नहीं लिया जाएगा, ये एक बात आती है। और दूसरी चीज क्यों, एक और बात ये, कंसेंट, उसकी इजाजत, परमिशन बहुत जरूरी, कि अगर कंसेंट नहीं है और आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो तो वो गलत है, वो रॉन्ग है। सेकंड, जो सेकंड है वो है मॉडल का डेवलपमेंट। मॉडल का डेवलपमेंट, इसमें आप बायस को जरूर चेक करेंगे, इसमें आप रोबस्टनेस को चेक करेंगे, कितना रोबस्ट है। मतलब आपने अमेरिकन सिटीजन पे ट्रेन किया, आप अफ्रीकन पे चला रहे हो तो फिर एक्सप्लेन करो कि कैसे चला रहे हो, क्या तुम्हारे पास इतना डाइवर्स डेटा है कि जो दोनों इतने ग्रुप्स को केटर कर ले, अगर नहीं कर रहे तो चला कैसे रहे हो, बायसनेस आ जाएगी। अफ्रीकन को ट्रेन पे डाला है, अमेरिकन पे ट्रेन कर टेस्ट कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। रोबस्टनेस, एथिकल एआई, ये सब जो है वो बात अब एआई एथिक्स के अंदर गवर्न हो रही है। अगर मैं थर्ड पे बात करूं तो जो थर्ड टॉपिक है वो है डिप्लॉयमेंट, यानी कि डिप्लॉय करना, यानी कि लाइव करना, आपके मॉडल को लाइव करना। तो इसके अंदर ह्यूमन की ओवरसाइट और एक्सप्लेनेबिलिटी, मतलब कि जब आपने लाइव कर दिया, आपका मॉडल डिप्लॉयड हो गया, अब इसके अंदर ह्यूमन का कितना इंटरवेंशन है, ह्यूमन कितना अमल दखल कर रहा है, उसके अंदर कितना उसके अंदर इंटरेक्शन कर रहा है, उस पर बात करो, उसको बताओ। और फिर कुछ गड़बड़ होती है तो एक्सप्लेनेबल एआई के ऊपर बात करो कि एक्सप्लेन कौन करेगा, अकाउंटेबल कौन है, उस सब पे बात करो। तो ये सब एआई गवर्नेंस के पार्ट हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, ताकि रूल बेस्ड एआई अब हो गया, ये समझ लो एक तरीके से। मॉनिटरिंग में क्या है, कंटिन्यूअस, लगातार टेस्टिंग, फेयरनेस और ड्रिफ्ट। टेस्ट करना, मॉडल सही परफॉर्म नहीं कर रहा, रिट्रेन करना, अपडेट करना, रीडिप्लॉय करना, मॉनिटर करते रहना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सही नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको डेटा ड्रिफ्ट पे बात आ जाती है, ड्रिफ्टिंग करनी पड़ती है, डेटा को खिसका के आपको रिट्रेन करना पड़ता है, वो आपकी बात मॉनिटरिंग में आ जाती है। तो ये जो पॉइंटर्स है वो एआई गवर्नेंस के पॉइंटर्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बात करते हैं कि की रोल्स क्या है, कि जब ये सब चीजें निकल के आ रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो अब इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी निकल के आ रही है। लोग कहते हैं एआई जॉब जो खा जाएगा, मैं कुछ बात करता हूँ कि एआई एथिकल की फील्ड में, एआई एथिक्स की फील्ड में कुछ नई जॉब्स के ऊपर मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। आइए वो देखते हैं। लोग जो है वो बहुत नेगेटिव बात भी करते हैं, मैं थोड़ी सी पॉजिटिव बात करने की कोशिश करता हूँ और आपसे बताता हूँ कि ये जो मैं एआई लेक्चर कर रहा हूँ पूरा वीडियो कोर्स, इसमें अब बताता हूँ कि नए रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या निकल के आ रहे हैं एआई के बढ़ने से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि रोल्स, ये सब जो हो रहा है इतना कुछ, इससे रोल्स भी तो आने चाहिए। तो अब देखिए रोल्स क्या क्या आते हैं। जो फर्स्ट रोल है वो है आपका एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, मतलब जिसको ये सब पता हो, कंप्लायंस आता हो, गवर्नेंस आता हो, पॉलिसीज आता हो, फ्रेमवर्क्स आता हो, तो वो होता है एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट। मैं सेकंड पे अगर बात करूं, जो रोल निकल के आ रहा है नया, वो है आपका डेटा गवर्नेंस ऑफिसर। डेटा गवर्नेंस ऑफिसर यानी कि डेटा को गवर्न करने के लिए, एआई गवर्नेंस को फॉलो कराने के लिए, कमिटी मीटिंग रखने के लिए, एक्सप्लेनेबिलिटी पे बात करने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, एआई को ब्लैक बॉक्स ना होने के लिए एक डेटा गवर्नेंस ऑफिसर की जरूरत है। थर्ड पे बात करता हूं मैं। जो थर्ड टॉपिक है, जो नई जॉब निकल के आ रही है, थर्ड, वो है प्रोडक्ट मैनेजर। इसको मैं प्रोडक्ट मैनेजर की जगह एआई पीएम कह देता हूं, यानी कि एआई प्रोडक्ट मैनेजर, एआई पीएम।
ये एक रिस्पॉन्सिबल एआई इंटीग्रेशन की जॉब है, बहुत ही खूबसूरत जॉब है, बहुत ही मजेदार जॉब है। आप हर तरीके से जो है वो अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होते हो एआई प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे। तो ये एक नई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो निकल के आती है। मैं अगर फोर्थ पे बात करूं तो जो फोर्थ है वो है रेगुलेटरी प्लस लीगल, यानी कि एडवोकेसी, लॉ की तरफ से। लॉ में जो है वो एआई का रोल और उसके मतलब लॉ का कोई बैकग्राउंड का बंदा कि जो एआई को जानता हो, उसका भी बहुत सारे रूल्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उसे ऑडिट करना होगा और सारा कुछ करना होगा। तो ये सब जो है वो नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एआई के थ्रू निकल के आ रहे हैं। लोग एआई जॉब जाने की बात करते हैं, मैं एआई के थ्रू नई जॉब की बात कर रहा हूँ कि ये जॉब अब निकल के आ रही है। ठीक है, एआई एथिक्स की स्पेशली, बाकी तो बहुत सारी चीजें। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होनी चाहिए उस पर भी थोड़ी सी बात करना इंपॉर्टेंट है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस पहली है वो है, जो मैंने सबसे पहले कहा था, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको ये आना ही चाहिए, पर आप कोई भी काम करते हो किसी भी फील्ड में हो, डॉक्यूमेंटेशन। इस पे मैं 3 स्टार देता हूं, बहुत जरूरी है। कुछ भी करो डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंटेशन चाहे एआई मॉडल हो, इंटीग्रेशन हो, डिप्लॉयमेंट हो, टेस्टिंग हो, कुछ भी हो, डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है। उससे एक प्रॉपर लॉगिंग होती है हर चीज की ना, तो डॉक्यूमेंटेशन जरूर करो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। जो सेकंड टॉपिक है वो है इम्पैक्ट असेसमेंट्स। मतलब थोड़े थोड़े टेस्ट केसेस बनाना और टेस्ट करते रहना अपने एआई सॉल्यूशन को, मॉडल को एज एन कंपनी लेवल पे, कि जो आपका एआई प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना कंप्लायंट है, कितना कंप्लायंट फ्रेंडली है। उसके लिए थोड़े थोड़े असेसमेंट्स और टेस्ट केसेस जो है वो रखते रहो। तो ये एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस, और जो निकले उसको फिर डॉक्यूमेंट करो ओवर द टाइम, और उसको पूरा लॉग कर लो। क्योंकि कभी अगर कोई ऑडिट हो एआई का, या एआई गवर्नेंस ऑफिसर तुमसे सवाल करे या कुछ भी हो, तो तुम्हारे पास जवाब हो देने को इस सब के बेसिस पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक और बेस्ट प्रैक्टिस में लिख देता हूं, वो है एथिकल इश्यूज को एड्रेस करना। अगर फॉर एग्जांपल तुम किसी कंपनी में एज एन एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट काम कर रहे हो, और कोई अगर मार्केट में नया एथिकल इशू निकल के आया है, तो तुम्हें फौरन बाउंस बैक करके चेक करना कि क्या तुम्हारे अंदर तो वो प्रॉब्लम नहीं है, और उसको फिर से रिआइट्रेट कर लेना है। तो ये भी जो है वो एक बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस तरीके से अलाइन करो, और ये सब नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो निकल के आ रहे हैं। ओके, अब बात करता हूँ फ्यूचर ऑफ एआई एथिक्स के ऊपर। इतना सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं, और बात करते हैं फ्यूचर ऑफ एआई एथिक्स के ऊपर, कि इसका फ्यूचर क्या है, आगे जाके ये चीजें कैसी होंगी, क्या क्या होंगी, और क्या क्या चीजें इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, उस सब पे मैं बात करता हूँ फ्यूचर ऑफ एआई एथिक्स के ऊपर। ठीक है, फ्यूचर या फ्यूचर स्कोप आप कह लो। ठीक है, इमर्जिंग इश्यूज जो है उस पर मैं बात करता हूं। इमर्जिंग इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हो रही है। फर्स्ट है जनरेटिव एआई, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डीप फेक हो गई, फेक इमेज जनरेशन हो गई, फेस स्वैप हो गया, जनरेटिव एआई की प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम, एआई इन वॉरफेयर, ऑटोनॉमस वेपन्स, गलत हथियार का इस्तेमाल करना, उसके अंदर एआई यूज करना, ये अपने आप में एक इमर्जिंग इशू है। थर्ड, एआई इन लेबर, जॉब ऑटोमेट हो रही है, डिस्क्रिपेंसी हो रही है कि नहीं हो रही, जॉब कितनी ट्रांसपेरेंट है, एआई जो है, क्या लेबर जो है वो एआई के थ्रू अपना काम करे या खुद काम करे। अगर एआई के थ्रू कर भी रहा है तो कोई इशू नहीं है, उसको कैसे मिटिगेट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है एआई और लेबर, और किस तरीके से उसको हम लोग जो है वो लाइक एक्सप्लेन करेंगे, उस पर बात, ये भी अपना आप में एक इशू है। जो नेक्स्ट है वो है एआई प्लस एनवायरमेंट। आपके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, जिसपे मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इन डेप्थ पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सब। तो आपके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं, चैट जीपीटी, लामा, ये बहुत कंप्यूटेशन यानी कि बहुत पावर कंज्यूम करते हैं ट्रेन होने के लिए। तो ये जो पावर कंजम्पशन है, ये अपने आप में एक इशू है। इतना पावर कंज्यूम कर रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, ये अपने आप में एक इमर्जिंग इशू है। अगर मैं आगे बात करूं डिबेटेबल टॉपिक्स पे, इस पे मैं सोच रहा हूं कि ना आने वाले टाइम में डिबेट्स भी रखेंगे। डिबेटेबल टॉपिक्स क्या क्या है? क्या एआई के पास राइट्स होनी चाहिए? ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, दोनों हम लोग बात कर सकते हैं। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक, क्या गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए एआई को? क्या मतलब गवर्नमेंट जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऑडिट्स और बिल्स हैं वो अप्लाई करे एआई पे? अगर करेगा तो क्या इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आएगा? क्या थ्रेशोल्ड उतना है कि नहीं है? ये अपने आप में एक डिबेटेबल टॉपिक है। अगर पसंद करते हो डिबेट करना तो आओ, जूम मीटिंग या गूगल मीट करते हैं मेरे साथ भी,
मैं आप लोगों से सीखूंगा, 2 लोग किसी को भी लेके, मजा आएगा, करेंगे। तो ये डिबेटेबल टॉपिक हो गया, ठीक है। अगले पे बात करते हैं, वो है विजन ऑफ एथिकल एआई। ये डिबेटेबल टॉपिक हो गया। विजन क्या है, मतलब विजन ये है एआई बनाने वाले, यूज करने वाले, डिजाइन करने वाले, डिप्लॉय करने वाले, डेवलप करने वाले जितने भी लोग एआई की फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए विजन होना चाहिए, उनका मानना और सोचना होना चाहिए कि एआई जो है ह्यूमन सेंट्रिक, क्योंकि ह्यूमन के अराउंड ही चीजें होनी चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, ये 3 चीजें होनी चाहिए। विजन है, एक अच्छा विजन है। एआई हमेशा एक को पायलट होना चाहिए, पायलट नहीं होना चाहिए। आप पायलट हो, आप जो है वो स्टीयर करोगे, आप ड्राइव करोगे। एआई को पायलट है कि जो आप चीजों को हेल्प आउट करेगा। मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो होता है केमिस्ट्री में, उसमें कैटलिस्ट क्या होता है, और जो एक्चुअल में एलिमेंट्स हैं या फिर मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं या जितने भी कैटलिस्ट हैं, ये सब में जो एक केमिकल रिएक्शन होता है वो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो और है और कैटलिस्ट और है। कैटलिस्ट का काम है केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा अपग्रेड करना और उसके अंदर जो है वो उसको और बढ़ाना और अच्छे से आउटकास्ट करना, उसको हेल्प करना वो केमिकल रिएक्शन को करने में। लेकिन उसका खुद का जो कोई योगदान है उसमें उसकी खुद की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज निकल के नहीं आती है, वो सिर्फ चीजों को स्पॉन्टेनियसली इंपल्सिफाई करता है। तो एआई को पायलट है, पायलट नहीं है। पायलट आप और हमेशा रहोगे, क्योंकि एआई ह्यूमन क्रिएशन है, आप ह्यूमंस गॉड की क्रिएशन हो। फर्क है, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये वाली बात यहां पर हो गई। अब जो है वो मैं आप लोग को जो है वो एक मॉड्यूल जो है वो एक डिस्कशन का पॉइंट और आपको एक एज अ होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एआई एथिक्स के ऊपर। इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक केस स्टडी है, वो आप फ्रेम करो, इंटरनेट पे जाओ, प्रॉब्लम्स को देखो और इसके अंदर जो है वो 2 से 3 रियल वर्ल्ड यूज केसेस जो है वो प्रेजेंट करो और खुद पूछो, खुद सोचो कि अगर एआई हॉस्पिटल में यूज हो रहा है तो उसका एथिकल एस्पेक्ट क्या होगा। डेटा ट्रांसपेरेंट रहेगा, फेयरनेस रहेगी कि नहीं रहेगी, बायसनेस रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, किसी के कैंसर नहीं और अगर आपका एआई कैंसर बता रहे तो फिर अकाउंटेबल कौन है? डेटा साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पेशेंट, मॉडल या आप खुद? कौन है? इस सब पे बात करो। ऐसे अलग अलग केस सिनेरियोस बनाओ। तो ये एक केस स्टडी है जो आप करनी चाहिए और आपको करके बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। और ये सब जो नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकल के आ रही हैं उसमें आपका और अच्छा हैंड हो जाएगा। तो ये कंप्लीट जो है वो इस तरीके से करो। तो अगर मैं की नोट और टेकअवेज पे बात करूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो हमने बात की एआई एथिक्स के ऊपर कि वो क्या होती है। और एआई एथिक्स ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है। मैं लिख भी देता हूं, एआई एथिक्स ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है। एआई एथिक्स एसेंशियल चीज है कि जो आपको करनी ही करनी है। ऑडिट एआई का होगा तो फिर प्रॉब्लम में ना आना, इसलिए एआई एथिक्स को खुद से फॉलो करो शुरू से ही, अपने प्रोडक्ट में, सॉल्यूशन में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्टअप में, कहीं पे भी काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक की टेक अवे है। और प्रिंसिपल्स के ऊपर में बात की, प्रैक्टिसेस के ऊपर बात की, गवर्नेंस के ऊपर बात की, ये सारा कुछ जो है वो आपको कंसिडरेशन में रखना है। ये सब जितना भी आज हमने आपसे सीखा, इसको जाके किसी को सिखाओ तो मैं सब कुछ जो है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। फ्रीमैन कहता भी था ना कि सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, पढ़ाओ। तो वही वाली बात है। अच्छा, एआई फ्यूचर लीडर्स जो है उनको बैलेंस करना होगा इनोवेशन को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। यही नहीं कि बस बनाते चले जा रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं बस हो रहा है, नहीं। इनोवेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, खासकर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो वो कैसे काम करिए, उसको टेम कैसे करना है, उसको रिस्ट्रिक्ट कब करना है, उसको ओपन कब करना है, उसको इम्पल्सिफाई कब करना है, उसको स्टबॉच कब करना है। उसके अंदर आप स्टबर्न ना हो जाना, ठीक है। एक स्टैटिक और एक डायनेमिक दोनों नेचर को आपको साथ में लेके चलना है। तो ये एक चीज होती है। तो अगर मैं फाइनल क्वेश्चन और थॉट पे बात करूं, मैंने लिखा भी था, क्वेश्चन ये है कि हम एआई जो है वो बिल्ड करते हैं, लेकिन क्या एआई बिल्ड करना सिर्फ ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन करता है या नहीं? मतलब एआई बना देना और ह्यूमन वैल्यूज को उसका ख्याल ना रखना क्या सही है? क्या गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं एआई पे लगाना सही है? क्या उससे इनोवेशन और क्रिएटिविटी डाउन नहीं होगी? क्या है? तो ये सब डिबेटेबल टॉपिक है। अगर चाहते हो तो इस पे भी हम लोग बात कर सकते हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स है मेरे दिमाग में। तो उम्मीद करता हूँ एआई एथिक्स के ऊपर ये जो कंप्लीट मास्टर क्लास है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मास्टर क्लास किस पे चाहते हैं आप बताइएगा। मास्टर क्लास जेन एआई पे प्रेजेंट है, मास्टर क्लास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे प्रेजेंट है और बहुत सारी मास्टर क्लास आने वाली है। मास्टर क्लास है एआई एथिक्स के ऊपर, मशीन लर्निंग का कंप्लीट प्लेलिस्ट है,
स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट बनती आ रही है, पीस ऑफ कोड पाइथन को अगर कैसे सीखना है इंट्यूशन बेस्ड वो आ रही है। मैं एक और टॉपिक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग सोचा है, मैं तुम लोग से शेयर करता हूँ, या शेयर करूँ या ना करूँ, नहीं करता हूँ, वीडियो ही डायरेक्ट हम लोग देंगे तो उसमें ज्यादा आपको मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, और वो जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो मैं कहता नहीं, वो लाइक कमेंट शेयर वो सब जो भी करना है वो आपको अगर करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन सीखो और सिखाओ, बस यही मेरा मोटिव और एम है। और एआई की जो प्रीमियम कंटेंट है और थंबनेल्स आप देखते हो ना, तो मैं एक नया फ्रेशनेस, एक नया एप्टीट्यूड और एक नया एटीट्यूड जो है वो एआई कंटेंट को पढ़ाने को देना चाहता हूँ, कि जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, थोड़ा सा डायनामिक, थोड़ा सा फ्रेंडली, थोड़ा सा एक एस्थेटिक वे में चीजों को कंबाइन करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, और हर टॉपिक के लास्ट में वही कहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि तूने ही नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज।